हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस के एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपको पता ही होगा कि जो एसएसटी के क्वेश्चन होते हैं वो पेपर 2 में आते हैं, जो पेपर फर्स्ट में आते हैं वो ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका एसएसटी का क्वेश्चन है और ये जो आपका पेपर है 28 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन में जो पेपर हुए थे उसके सेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इधर ए दे रखा है, इधर बी दे रखा है। तो क्या कह रहा है, दिल्ली के शासकों के संदर्भ में मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इधर आपका दे रखा है तोमर, अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज। इनका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आपका जो तोमर का टाइम पीरियड था वो आपका था आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। मतलब ए का हो जाएगा थर्ड। इधर हम नोट कर लेते हैं, ए का आपका थर्ड हो गया। आपका बी का हो जाएगा, अनंगपाल का हो जाएगा आपका 1130 से 1145। मतलब बी का हो जाएगा 4। इसको भी हम लिख लेते हैं, बी का हो जाएगा 4। चौहान का जो टाइम पीरियड था वो 1165 से लेकर के 1192 तक था। मतलब सी का हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर नहीं, सी का हो जाएगा सेकेंड। 1165 से लेकर के 1192 तक, सी का थर्ड हो गया। अब बच गया आपके पास डी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो डी का हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान का जो टाइम पीरियड था 1175 से लेकर के 1192 तक था। तो देखिए पहले 3 4 2, आपका ये 2 है, 3 4 2 फर्स्ट किस ऑप्शन में, 3 3 3 तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। पहले आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को युवार कहते थे। व्यापारियों, कुलीन अभिजातों, खेतीहरों, किसानों या शिल्पकारों। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो खेती, प्राचीन तमिलनाडु में जो खेतीहरों को हम किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फर्स्ट कहता है फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो आपको इसका भी टाइम पीरियड मैच करना है। तो आप बताएं फर्रुखसियार का टाइम पीरियड क्या था। तो जो फर्रुखसियार का टाइम पीरियड था वो आपका 1713 से लेकर के 1719 तक था। तो ए का आपका यहाँ सेकेंड होता है। हम नोट करते चलते हैं। बी का जो शाह आलम द्वितीय का जो टाइम पीरियड था 1759 से लेके 1861 तक था। तो सेकेंड बी का फर्स्ट हो जाएगा। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1748 से लेकर के 1754 तक था। तो सी का आपका 4 हो जाएगा। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। आलमगीर द्वितीय का टाइम जो पीरियड था वो 1754 से लेकर के 1759 तक था। मतलब डी का थर्ड हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 2 फर्स्ट 4 एंड थर्ड। किस ऑप्शन में, 2 तो आपका एक ही ऑप्शन में, तो आपका 2 फर्स्ट 4 एंड थर्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, उत्तराधिकार की सहदयाद प्रथा का अर्थ है डैश है। पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सभी पुत्रों और पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन।
आपका बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन उसमें पुत्रियों को नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। जो मराठी में लिखे गए थे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। श्रोतम, भजनम, प्रबंधम, अभंग। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को हम अभंग नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट ए कहता है 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया था। ऑप्शन बी कहता है इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ए भी सही है और बी भी सही है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कौन सी सुमेलित हैं। फर्स्ट कहता है बख्शी, सैनिक, वेतनाधिकारी, सद्र, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, इक्तादार, सैन्य कमांडर, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करें। क्या आप बताएंगे, आप इसका कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य भारत में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। जो घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था वो कौन सा शब्द था। फर्स्ट कहता है बीघा, बेवर, बेंगा, बैगा, महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो घुमंतू खेती के लिए जो शब्द मध्य प्रदेश में इस्तेमाल होता था वो था आपका बेवर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। कभी कभी ना अभी लास्ट वीडियो में हमने जो प्रीवियस ईयर करवाए थे आपके एसएसटी के जो क्वेश्चन करवाए थे पेपर 2 के, उसमें मोस्टली क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे, लेकिन इसमें तो अभी पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बी कहता है इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपाना का विकास हो रहा था। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ए भी सही है और बी भी सही है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कथनों ए और बी को पढ़े तथा सही उत्तर का चुने। कथन ए कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बात तो आपका ए भी सही है, आर भी सही है। बात तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित कथनों को ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन ए कहता है ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो आपका ए सही हो जाएगा। कारण आर कहता है उन्होंने ऐसे लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया था। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है। सही तो दोनों है पर व्याख्या नहीं करता है। जब व्याख्या नहीं करता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, वीर सावरकर, मौलाना आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध किया था वो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने कुछ लाइन कही थी कि शायद कि जहाँ तक मुझे सही से रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि मुस्लिम क्या थे, बेवकूफ़ थे जो उन्होंने पता नहीं क्या आरक्षण टाइप मांगा और कांग्रेस उससे भी बड़ी बेवकूफ़ थी मे बी जो नहीं दे पाई। ये मौलाना आज़ाद ने कहा था। सही से शायद हमने लाइनें सही से नहीं बोली हैं पर ऐसे ही कुछ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसने मौलाना आज़ाद ने क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कहता है मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। क्या ये बात सही है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ? सेकंड कहता है यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था। थर्ड कहता है इसमें सिपाहियों और जन साधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो आपका फर्स्ट जो है वो सही है कि 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था। बाकी आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। आपका फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, लेकिन जो सेकंड है ना वो आपका गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। बी कहता है भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो बताएं ए और बी दोनों सही है या ए और बी दोनों गलत थे, या ए सही है लेकिन बी गलत है, या ए गलत है लेकिन बी सही है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा। तो भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, ये बिल्कुल गलत है, अनुमति नहीं थी। तो आपका ए तो गलत हो जाएगा। बी कहता है भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के भुगतान करना पड़ता था, ये भी बात सही है। आपका ए गलत है पर बी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए गलत है लेकिन बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आपको कुछ मिलाने के लिए दिया हुआ है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इधर ग्रह दे रखा है, अपने कक्ष पर घूर्णन का समय दे रखा है। तो इधर यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है और मंगल है। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? मतलब इसमें मिलाना नहीं है, जो सामने सामने दे रखा है उसी के बारे में पूछ रहे हैं कौन से सही सुमेलित हैं और कौन से नहीं है। जो सही है उसी को बताना है आप। लेकिन नीचे आपसे पूछ रहे केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल सभी चारों। तो आप बताइए कौन कौन से सही सुमेलित हैं और कितने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। केवल इसमें जो है ना 2 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब तिथि रेखा के बारे में कौन सा सही है, हमें ये बताना है। फर्स्ट कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये सीधी रेखा है या नहीं? पहले तो आप ये बताइए। तो ये बिल्कुल गलत है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो सीधी रेखा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। बात सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो सिर्फ जलीय भाग से होकर गुजरती है। अगर वो सीधी होती तो सिर्फ जलीय भाग से बिल्कुल नहीं गुजरती। थर्ड कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, तो आपका ए तो सही हो गया। कारण देखते हैं। आर कहता है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। फिर से पढ़ते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ के ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो आपका आर भी सही है, मतलब कारण भी सही है, लेकिन बातें दोनों अलग अलग करता है, इसलिए ये जो है व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 पूर्व की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें तो बताएं। लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, लगभग 12 घंटे गंवाएंगे, लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकल। विकल्प का चयन कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। आपका ए सही है। महासागरीय प्रपटी के मुख्य जो खनिज हैं वो है आपका मैग्नीशियम है और सिलिका है। ए और सी सही है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बांज, एश, बीज के पेड़ तथा फीजेड मेनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। पता यहाँ पे कह रहे हैं बांज है, एश है, बीज के पेड़ तथा फीजेड मेनाल पक्षी मिले। तो ये पक्षी किस जगह पे रहते हैं, किस वनस्पति क्षेत्र का किस वनस्पति क्षेत्र में ये रहते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो पक्षी होते हैं वो शीतोष्ण पर्णपाती वन में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर।
किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो टुंड्रा क्षेत्र में सबसे कम सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ टुंड्रा क्षेत्र में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर का आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। कारण कहता है महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो बताइए पवन का जो निक्षेपण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो पवन का लोएस कहते हैं, छत्रक शैल कहते हैं, हिमोड कहते हैं या स्टैक कहते हैं? तो जो पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोएस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे कहते हैं डेल्टा, तटबंध, चाप झील, नदी मुहाना। तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नदी मुहाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूम, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऐसे जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कह रहा है सतत विकास का अर्थ है, मतलब सतत विकास है जो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट है उसका क्या अर्थ है? मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का क्या अर्थ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कहता है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? मतलब चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? सीसा, टीन, निकेल एंड जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में टिन अग्रणी उत्पादक देश हैं। यहाँ पर टिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि डैश फसल की कीटों से बचाया जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुके रहे, खाद बह न जाए, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुक सके। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं डैश जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं। क्या एक बाजार की ये परिभाषा है कि वहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं? बात तो सही है। बी कहता है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। तो जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है ये तो होगा नहीं आपका। तो बताएं ए बी सी में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं। बी जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। एक बाजार पक्की दुकानें वे होती हैं जिसमें ए और बी दोनों होते हैं। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए और बी आपका सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीनेटर, प्रतिनिधि, अतिशाधिक कार्यपालक, पार्षद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नगर निगम में चुने गए सदस्य को पार्षद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएसटी के क्वेश्चन 60 आते हैं। अगर हम सारे एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के 30 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।